So in this lecture, we are going to do the ENE, that is alkene, along with following the syllabus given by NTA. So we will do the geometrical isomerism mechanism of electrophilic addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halides, and also the Markovniks and the peroxide effect. इथाइल ग्रुप को एक अटैच कर दिया. So this is again 5 कार्बन, but इसके जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, एक हमने ब्रांचिंग में डाल दिया. So जो तुम डबल बॉन्ड पुट कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर सकते हो. नाउ जो थर्ड हो गया अपना, ये रहा फोर्थ ऐसे कुछ होगा. बॉइलिंग पॉइंट हायर इन सिस और ये रहा ट्रांस. नाउ सिस फॉर्म द अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांसफॉर्म. सो दिस इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा, पोलैरिटी ग्रेटर. तीसरा पॉइंट, वहां पे सिर्फ HBr होना चाहिए, नॉट HCl या HI. ओके, तब तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे एंटी मार्कोनिव, या तुम कह सकते हो खरास. ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो एग्जाम्स में, तो यहाँ पे इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो मत करना. बस इसको यहाँ से ब्रेक करना और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालना और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालना. ठीक है, सो आफ्टर दिस तुम्हारा ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा होगा, CH3CHO, और ये दिख रहा होगा CH2O, जिसको Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and this is the second lecture on the hydrocarbon chapter. So first lecture में we have done the classification, isomerism, general method of preparation of alkane, along with the confirmation, which was of Sawhorst and Newman projections. Okay, so in this lecture we are going to do the ENE, that is alkene, along with following the syllabus given by NTA. So we will do the geometrical isomerism mechanism of electrophilic addition of hydrogen, halogen, water, hydrogen halides, and also the Markovniks and the peroxide effect, along with ozonolysis and the polymerization. So this is the important chapter which contains about 2 to 3 questions. अगर तूने first lecture नहीं देखा, so you can go and watch, okay, in the playlist. So let's get started. तो ये वाले portion हमने last lecture में करे थे. This chapter is of around 40 pages, तो थोड़ा time लगेगा इसमें. So let's get started with the ENE, that is 9.3. Now what is alkene? It is very common कि alkene एक unsaturated hydrocarbon है, everyone know this, और इसका जो general formula होता है that is CnH2n. So let's read the text. This alkene are unsaturated hydrocarbon containing at least one double bond, and this is the double bond, और ये जो strength होती है double bond की, it is greater than the single bond, because यहाँ पे दो double मतलब दो है ना, यहाँ पे ऐसे तुम कर सकते हो, बट जब तुम सिग्मा और पाई को कंसिडर करते हो ना, तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई. बट जो डबल बॉन्ड होता है इसके पास तो एक सिग्मा भी है और एक पाई भी है, तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड जिसके पास सिर्फ एक सिग्मा होता है. सो if there is one double bond between the two carbon atom in alkene, they must possess 2 hydrogen atom less than the alkenes. तो 2 hydrogen atom less than इसलिए क्योंकि अगर तुम जनरल फार्मूला को कंपेयर करो तो जनरल फार्मूला ऑफ ENE जो होता है दैट इज CnH2n, बट जो जनरल फार्मूला ऑफ ANE हमने देखा था तो दैट वाज CnH2n + 2. तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन कम है ना एज कंपेयर टू ANE इन द ENE. सो the general formula of ENE is CnH2n जो हमने देख लिया. Now ENE is also known as the olefins. So तुमने देखा था जो ANE था ना अल्केन में जो कि सैचुरेटेड थे, so that was the paraffin, little affinity. but जब तुम ENE को देखते हो, so this is olefin, that is the oil forming. तो oil forming because of the first member इथाइलिन और इथीन. तो बहुत कॉमन है कि अगर तुम ENE की बात कर रहे हो तो इसके जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो होंगे इथाइलिन, बिकॉज इसमें सिंगल कार्बन पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड कंटेन कर सके. नाउ वाज फाउंड फ्रॉम एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद द क्लोरीन, तो इसकी वजह से इसके नाम को ऑलिफिन रखा गया. सो दिस कैन फॉर्म द असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट EN इज नॉन एज ऑलिफिन बिकॉज इसका जो फर्स्ट मेंबर था दैट वाज द इथाइलिन, या जिसको तुम इथीन बोल सकते हो, वाज फाउंड फ्रॉम द ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद द क्लोरीन. यहाँ पे ये क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज इसकी वजह से ये रिएक्शन करके इसका नाम ऑलिफिन आया था. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल बॉन्ड्स, सब टॉपिक दैट इज 9.3.1. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा ऑफ 397 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ पे जो सिग्मा की जो बॉन्ड इंथैल्पी है ना दैट इज 397 किलोजूल पर मोल. नाउ दिस इज ड्यू टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड वन वीक पाई ऑर्बिटल. मतलब एक वीक पाई बॉन्ड होता है ना, तो पहले जो तुम इसको हाईलाइट कर लो, स्ट्रॉन्ग सिग्मा है यहाँ पे जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी 397 है, और ये जो बॉन्ड इंथैल्पी 397 है तो काफी एक स्ट्रॉन्ग हो गया ना. सो दिस इज ड्यू टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. ओके, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में समझोगे. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है
ओके, तो उसको वहाँ पे देख लेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो बाकी जो तुम्हारा पाई है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू द सिग्मा। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो 284 किलो जूल पर मोल का होता है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये जो पाई है दैट इज 284 किलो जूल पर मोल। तो तुम यहीं से देख के बोल सकते हो ना कि ये काफी वीक है एज कंपेयर टू द सिग्मा वन। नाउ दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे टू कार्बन एटम्स को ध्यान देना। ओके, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग कुछ ऐसा दिखता है जिसको तुम अगेन केमिकल बॉन्डिंग में ही देखोगे। तो यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। ओके, नाउ द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन द बॉन्ड लेंथ। तो तुमने डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ था ये तो तुमने दिख गया कि ये कितना है 134 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड का हमने कितना देखा था दैट वाज 154 पिकोमीटर। सी एच का कितना देखा था दैट वाज 112 पिकोमीटर। बेंजीन का कितना होता है दैट इज 134 पिकोमीटर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको ध्यान दे लो। बाकी जो जहां मिलेगा वहां पे हम इसको देखते चलेंगे। सो यहाँ पे देखो सीसी का भी बता रखा है इसने 154 पिकोमीटर। Now you have already read that pi bond is weaker bond due to the poor sideways overlapping between the two p orbitals। तो इसका भी रीजन बता रहा है कि हाउ इट इज वीकर, बिकॉज इसके पास जो ओवरलैपिंग होता है हेड ऑन तो होता नहीं है। सो दिस इज हैविंग द वीक बॉन्ड ड्यू टू द पुअर साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है यहाँ पे 2p से बनने के चांसेस है, बिकॉज इसको चेंज कर सकता है ना। सपोज करो ऐसे बोल दिया तो तुम क्या करोगे, या फिर साइडवेज को ये लेटरल साइडवेज दोनों सेम ही होता है, बट अगर ये साइडवेज को क्या बोलते हैं हेड ऑन बोल देते तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें ध्यान देना है डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नाउ does the presence of pi bond makes an ENE behave as a source of loosely held mobile electrons। यानी कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन के सेंटर्स आ जा रहे हैं ना, जैसे कि पैराफीन, जैसे कि हमने अल्केन में देखा था दैट वाज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस ENE, बिकॉज उसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं था। डबल बॉन्ड नहीं था तो उसके पास कोई सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। बट यहाँ पे जब तुम बातें कर रहे हो डबल बॉन्ड की तो यहाँ पे वो सोर्स आ जा रहे हैं, दैट इज वाई यू कैन से दैट ये हल्का सा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ENE। नाउ therefore ENE are easily attacked by the reagents or compounds which are in search of electrons। such reagents are called the electrophilic reagents। यानी कि वो रिएजेंट इस पे अटैच करेंगे जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो चाहते हैं कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कहाँ पे आएंगे जहाँ पे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम बातें करो डबल बॉन्ड की तो यहाँ पे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन तो दिख जा रहा है ना एज कंपेयर टू ENE। सो इजिली अटैक्ट हो पाता है। तो तुम्हें ध्यान देना कि इसको इजिली अटैक करने वाला कौन रिएजेंट है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। The presence of weaker pi bond makes an alkene unstable molecule in comparison of alkane। तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। Thus ENE can be changed into a single bond compound by combining with the electrophilic reagent। ओके यानी कि वो आकर उस पर अटैक करेंगे जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके जो डबल बॉन्ड को ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब अटैच हो जाएंगे। नाउ अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, जैकि बॉन्ड इंथैल्पी बोला था मैंने ना, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा भी है और एक पाई भी है। तो हमने क्या देखा था, जो सिग्मा था उसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी थी दैट वाज 397 किलो जूल पर मोल, पाई की 284 किलो जूल पर मोल। नाउ जब तुम डबल बॉन्ड की बातें कर रहे हो सो दिस इज स्ट्रॉन्गर, वी नो दिस, क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिंगल, किससे ज्यादा है ना इसके पास। तो इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है दैट इज 681 किलो जूल पर मोल, और जो सिंगल की होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड इंथैल्पी जो है इसकी दैट इज 348 किलो जूल पर मोल। तो 348 किलो जूल पर मोल बिकॉज इसके पास है सिर्फ एक सिग्मा, और 681 किलो जूल पर मोल बिकॉज इसके पास है एक सिग्मा प्लस एक पाई। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर। अब तुम जब ट्रिपल बॉन्ड की बातें करोगे सो ट्रिपल बॉन्ड तो डबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज उसके पास दो पाई और एक सिग्मा होता है। तो ऐसे करके तुम रिलेट कर सकते हो। नाउ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आर शोन। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसका डायग्राम है। सो दिस इज ऑफ इथीन ENE, और यहाँ पे sp2 सिग्मा बॉन्ड है। तो चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे 4 CH के बॉन्ड्स हैं, और
एक डबल बॉन्ड है बिटवीन CC। नाउ यहाँ पे जब तुम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे, सो दिस इज 1 2 3, सो दिस इज sp2 एंड दिस इज, रुक जाओ, दिस इज sp2 एंड दिस इज अगेन 1 2 3, तो ये भी है sp2। सो दिस इज sp2 कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, तो ये रहा, जिसमें एक सिग्मा होता है, बाकी एक पाई होता है। बट जब तुम हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करते हो तो सिर्फ हमें सिग्मा पे ध्यान देना होता है, हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम डबल बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा वाले को। सो दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन डिपिक्टिंग द सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। तो तुम्हें ध्यान देना है एक और चीज, कि ये जो ऑर्बिटल पिक्चर्स को जो तुम बातें करोगे ना, तो सिर्फ तुम्हें पाई बॉन्ड्स को कंसिडर करना है, सॉरी सिग्मा को कंसिडर करना है, पाई को कंसिडर मत कर लेना वरना गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नोमेनक्लेचर, दैट इज द नेक्स्ट सब टॉपिक 9.3.2। सो नोमेनक्लेचर क्या होता है? IUPAC के द्वारा दिया गया हुआ एक टर्म जो कि इनकी पहचान के लिए होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और ये काफी जगह दे रखा है। ओके, नाउ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज सेलेक्टेड, वी ऑल नो दिस, ये काफी सिमिलर ट्रेंड है जो कि तुमने GOC में भी देखा था और अल्कीन में भी देखा था। नाउ नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन फ्रॉम द एंड विच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड। ओके, तो ये रहा नियरर टू द डबल बॉन्ड। नाउ सफिक्स ENE रिप्लेसेस ANE ऑफ अल्केन। तो जब हमने देखना था अल्केन में, हमने देखा था तो उसमें जो ANE था ना वो रिप्लेस हो जाएगा ENE से, ठीक है। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द फर्स्ट number of ENE series, that is CH2 replacing एक N/1 that is CnH2n is also known as methane but has very short life। इसलिए हमने बोला था ना कि जो फर्स्ट मेंबर हमारा होता है दैट इज इथीन, क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट मेंबर अगर तुम सोचो एक कार्बन से जो क्रिएट हो दैट इज मीथीन, तो इसकी काफी शॉर्ट लाइफ होती है, तो इसलिए हम कंसिडर नहीं करते। As already mentioned, the first stable member of alkene series is C2H4, that is ethylene, okay, जिसको हम इथीन भी बोल सकते हैं। तो ये टर्म को ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में मतलब YLENE है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि ये YNE है, तो तुम्हें ध्यान देना होगा दोनों कॉमन नेम्स पे। नाउ यहाँ पे इसने काफी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि जैसे कि हमने अल्केन फैमिली में देखा था ना, जैसे कि मीथेन होता था फर्स्ट मेंबर, बट जब वी सी द ENE पोर्शन वाली चीजों को, तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेंबर को जनरली इथाइलिन मानते हैं, ठीक है, दैट इज C2 वाला पोर्शन। नाउ अब ऐसा नहीं है कि मीथीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट इसकी इतनी शॉर्ट लाइफ होती है कि ये स्टेबल ही नहीं हो पाता, इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेबल है यानी कि जो हमारे लिए फर्स्ट यूजफुल है दैट इज द इथाइलिन, इसलिए हम इसको इथाइलिन से ही पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द IUPAC नेम्स। तो अब देखो ये कैसा है, तो हमें कैसे, पहले हमें किसको कंसिडर करना था जिधर से हमें डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाए। सो दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज द प्रोपीन, प्रॉप 1 भी बोल सकते हैं उसको, वो भी करेक्ट होगा। सो अगेन 1 2 3 4, यहाँ पे अगेन 1 पे डबल बॉन्ड दैट इज ब्यूट 1 इन। बाकी यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे एक हाइफन है, और जब दो नंबर्स एक साथ होंगे तो उनके बीच में एक कॉमा होगा, और जब अल्फाबेट और नंबर्स होंगे तो उनके बीच में एक हाइफन होगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है नोमेनक्लेचर का, उसको ध्यान देना होता है जो काफी लोग मिस कर देते हैं। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर को अगर तुम देखो तो ये कैसा होगा, लाइक 1 2, अब इसको 3 मान लो या इसको 3 मान लो, एक ही बात है, 3 मान लो इसको ही। सो यहाँ पे 2 पे है मिथाइल और प्रॉप है यानी कि 3 कार्बन का है चेन इसका पेरेंट सीट, और फर्स्ट पे है डबल बॉन्ड, सो दैट इज 1 इन। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम 9.7। बाकी यहाँ पे हमने 2 3 देख लिया, अब तुम देख लो वापस। नाउ राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तब इसके IUPAC नेम को हमें बताना है, सो लेट्स सी इसका नाम क्या है पहले। सो दिस इज नॉट दैट हार्ड, ये तुमने बार बार देखा होगा, अल्कीन में भी सेम होता है, GOC में भी सेम होता है। सो अब तुम पहले पेरेंट चेन डिसाइड कर लो, पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए हमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना उसके सम स्मॉलेस्ट होने चाहिए। ओके, तो अगर तुम इस साइड से देखते हो, सो ये कुछ, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको अगर तुम ब्रेक करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3, और यहाँ पे एक हो जाएगा CH3, और यहाँ पे एक है C, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने बस स्ट्रक्चर को खोला है ताकि मैं आसानी से इसको नंबरिंग कर सकूं। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है ना, तो सपोज करो ये 10 कार्बन का हो गया है, तो ये अब देखो कि नंबरिंग कैसे करोगे, तो ये थर्ड पे डबल बॉन्ड है और बाकी एक 6 पे डबल बॉन्ड है, तो 3 + 6 9। अगर तुम इस साइड से करते तो कैसे होता, 2 3 4, एक डबल बॉन्ड 4 पे आता,
5 6 7 और दूसरा डबल बॉन्ड 7 पे आता है, आई थिंक 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये कितना आता है 11 आता है। सो दिस इज रॉन्ग। तो हमने जो लिया है ना लेफ्ट टू राइट, दिस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे लोएस्ट सम रूल आ रहा है अपना, तो ऐसे ही होगा। तो अपना थर्ड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 10 कार्बन है एंड इसके पास है डाइईन। तो अब देख लो नेम 2 8 डाई मिथाइल। थर्ड एंड सिक्स पोजीशन पे है डेका डाइईन, डेका यानी कि 10, डाइईन यानी कि 2 है अपने पास डबल बॉन्ड्स। बाकी 2 और 8 पोजीशन पे डाई मिथाइल थे और 3 6 पे हमने देख लिया था। तो ये रहा सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल और ये रहा 8 पोजीशन पे एक मिथाइल। सो काफी इजी था। बाकी तुम इसको सेम तरीके से कर सकते हो, दैट इज नॉट दैट टफ। बाकी देखो ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे पास एग्जाम में तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो, तो उतना कोई लोड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। नाउ लेट्स चेक द प्रॉब्लम 9.8। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द अबव स्टेटमेंट, सॉरी स्ट्रक्चर्स 1 to 4। तो चलो हम स्ट्रक्चर 1 को ही देख लेते हैं जिसको हमने करा था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं। यहाँ पे अगर 2 डबल बॉन्ड था यानी कि 2 पाई बॉन्ड होंगे। सो ये रहा अपने 2 पाई बॉन्ड्स, सो दिस इज क्वाइट ईजी। बाकी अब कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ सिग्मा। तो इसके पास है 3, मतलब तुम सी और एच के बीच वाले के भी सिग्मा को काउंट करोगे ना यहाँ पे। तो तुम्हें देखना है कि इसने क्या पूछा है। जैसे कि आपने सिर्फ सिग्मा लिखा ना, तो तुम्हें सी एच सिग्मा को भी देखना है, सी सी सिग्मा को भी देखना है। बट ये भी बोल सकता है कि सिर्फ सी एच वाले सिग्मा को बता दो या सिर्फ सी सी वाले सिग्मा को बता दो। सो तुम्हें क्वेश्चन ढंग से देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो अब सिग्मा काउंट कर लो कितने हैं, लाइक 3 + 3 6, यहाँ पे एक बीच में होगा 7, बीच में होगा 8 9, ये होगा 10 11 12 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16, ये हो गया 17, दिस इज 18। ओके 18 19 हो गया, 20 हो गया, 21 2 + 3 5 6 32 + 1 3। ठीक है, तो तुम ऐसे करके सिग्मा बाउंड भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज नॉट दैट टफ। तुम्हें कैलकुलेट करने आता तो है, काफी इजी है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कैसा है इसका अब देख लेते हैं। अल्कीन शो बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या फिर तुम्हारे जो भी डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में कहाँ देखा हुआ है, वी हैव सीन दिस इन डिटेल्ड पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगर तुमने उसको नहीं देखा सो यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। एन अल्केन एंड इथीन, या वो एक प्रोपीन, वेट अ मिनट। ओके ठीक है, मुझे लगा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, नाउ इट इज करेक्ट। ये बस यही बोलना चाहता है कि अगर तुम कोई अल्केन ले लो या कोई इथीन ले लो, यानी कि डबल बॉन्ड तो है बट 2 ही कार्बन है, या फिर तुमने कोई प्रोपीन ले लिया यानी कि डबल बॉन्ड तो है बट यहाँ पे सिर्फ 3 ही कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो इन सारे केसेस में जो स्ट्रक्चर्स हैं मतलब वो कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ओनली 1। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आई थिंक यू शुड हाईलाइट दिस कि इन लोगों के पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है। बट जब तुम हायर ईएनई को देखते हो ना, अबव प्रोपीन यानी कि जब तुम ब्यूट वाले पर आते हो, पेंट वाले पे आते हो, तो तुम देखते हो कि वहाँ पे मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स आ जा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं अल्कीन पोजेसिंग C4H8 एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिटेन इन द फॉलोइंग 3 वेज। यानी कि C4H8 के पास है 3, बाकी जो अपने ANE थे उनके पास था 1, और इथीन जो था 1 था, प्रोपीन जो था उसके पास भी 1 था। बट ये जो C4 है ना, इट इज ग्रेटर देन 3 कार्बन्स है ना, इसलिए इनके पास ज्यादा आ रहा है बिकॉज ये हायर कार्बन्स में चले आते हैं। सब देखो इनके जो आइसोमेरिज्म है वो कैसे है। तो पहला कुछ नहीं करना तुम्हें, पहले तुम्हें ऐसे 4 कार्बन्स को तुमने ड्रॉ कर लिया। तो पहला पोजीशन जहाँ पे तुम डबल बॉन्ड दे सकते हो ये हो सकता है, दूसरा पोजीशन जहाँ पे तुम डबल बॉन्ड दे सकते हो ये वो हो सकता है। फिर जो थर्ड पोजीशन की जब तुम बातें करोगे ना, तब तुम्हें अपने कार्बन लेंथ को छोटा करना होगा। ठीक है, तो तुम 3 कार्बन्स को लेना, एक यहाँ पे डाल देना, और एक तुम फिर डबल बॉन्ड कहाँ ले सकते हो, यहाँ पे तो ले ही सकते हो। ओके, तो ये हो गया टोटल। अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ना, क्योंकि अगर तुम इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो तब भी नोमेनक्लेचर सेम होगा, और डबल बॉन्ड को तुम आगे पीछे शिफ्ट करो तभी नोमेनक्लेचर सेम होगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है ये जो दोनों है ना, दिस इज द पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि इनके जो सिर्फ डबल बॉन्ड के पोजिशन में डिफरेंट है, बाकी इनके जो चेन लेंथ है ना वो सेम है। ठीक है, सो दिस इज द पोजिशनल। अगर ये पोजिशनल आइसोमर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, अगेन आई एम सेइंग दैट गो एंड वॉच जीओसी। और ये रहा थर्ड स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ कर लिया था पीछे साइड। नाउ स्ट्रक्चर 1 and 3 and 2 and 3 आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म बिकॉज
फर्स्ट जो चेन था दैट वाज ऑफ 4 कार्बन, थर्ड जो चेन है वो है 3 कार्बन का, जो सेकेंड चेन था वो भी 4 कार्बन, जो थर्ड चेन है वो भी 3 कार्बन। तो ये जो दोनों है दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी जो 1 एंड 2 थे वहां पे चेन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वर द पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन बस डिफरेंट था उनके डबल बॉन्ड का। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम 9.9। अब देखते हैं इसमें क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ENE corresponding to C5H10। तो इसको चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं खुद से कैसे हो सकता है ये। तो इसी स्पेस में हम कर लेंगे, कोई नहीं। तो C5H10 है ना, तो 3 4 5, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। फिर अगर दूसरी डबल बॉन्ड की बातें करो तो ये यहाँ हो सकता है, और यही हो सकता है। इसमें पेंट में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्योंकि अगर तुम इस साइड आओगे तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नहीं एक और हो जाएगा ना, वेट। ओके, तो तुम इस साइड नहीं आ सकते हो, बिकॉज अगर तुम यहाँ पे अगर तुमने डबल बॉन्ड ले लिया ना तो ये भी 2 होगा और इस साइड से भी 2 होगा, तो सिर्फ 5 कार्बन के चेन में तुम सिर्फ 2 ही ले सकते हो। बाकी अगर तुम्हें थर्ड आइसोमर चाहिए ना इसके लिए, पेंट के लिए, तो तुम्हें अपने चेन की साइज को रिड्यूस करना होगा। सो लेट्स डू दिस। तो सपोज करो हमने रिड्यूस करा और यहाँ पे अपने मिथाइल ग्रुप को एक अटैच कर लिया। सो दिस इज अगेन 5 कार्बन, बट इसके जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, एक हमने ब्रांचिंग में डाल दिया। सो जो तुम डबल बॉन्ड पुट कर सकते हो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पुट कर सकते हो। नाउ जो थर्ड हो गया अपना, ये रहा फोर्थ, फोर्थ ऐसे कुछ होगा। अब देखो, इस डबल बॉन्ड को तुम इस साइड शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। बाकी एक और स्ट्रक्चर बनेगा ना इसमें, 5 है 5, तो ओके, तो जो तुम्हारा 5वां होगा तुम यहाँ पुट कर सकते हो। वेट, यस यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, बिकॉज ये पांचों के डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स, मतलब डिफरेंट नेमिंग्स आ रहे हैं। ये इनके तरीके होते हैं जैसे हम पता कर सकते हैं हाँ ये ऐसा बन सकता है कि नहीं। और ये रहा, तो दिस वॉज पेंट का स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो पेंट का स्ट्रक्चर। सो तुम कह सकते हो ये दोनों पोजिशन के आइसोमर्स हैं, दिस इज नॉट द चेन आइसोमेरिज्म। बाकी ये 4 जो है अगेन दिस इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म, बट अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स शो करते हैं। बट अगर तुम सेम चेन लेंथ को देखते हो तो ये पोजिशन आइसोमर्स है, जैसे कि हमने ऊपर में समझा था। नाउ लेट्स चेक द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस होते हैं, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के साथ हम देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट द doubly bonded carbon atoms have to satisfy the remaining 2 valency by joining the 2 atoms or a group. So if the 2 atom or group attached to each carbon atom are different, they can be represented as YXC या CXY। तो ये बोलना क्या चाहता है CXY या YXC, तो इसको समझो। ये बस यही बोल रहा है कि यहाँ पे जो तुमने किसी कार्बन एटम से जो 2 एटम को जो तुमने ज्वाइन करा है ना वो दोनों डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन ज्वाइन करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने जा रहे हैं, नहीं। तुम्हें वहाँ पे दोनों जो एटम्स जो ज्वाइन हो रहे होंगे दोनों को डिफरेंट रहना होगा। फिर जब तुम दूसरे वाले कार्बन की बातें करोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे भी देखो ये भी एक्स और वाई है, यानी ये भी दोनों डिफरेंट है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जहाँ तुम बोल सकते हो हाँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी तुम यहाँ पे आओ, दिस इज अगेन YXC एंड CXY। यहाँ पे भी जो भी सिंगल कार्बन से जो अटैच उसके 2 एटम है दिस आर डिफरेंट, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और देखो यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द CC डबल बॉन्ड है ना अपना, तो इनके पास एक X है दूसरा Y है, एक X है दूसरा Y है, यानी एक कार्बन के पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं, दिस इज नॉट सिमिलर। तो अगर 2 डिफरेंट है तो दे विल हैव द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काफी आसानी से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिस फॉर्म एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्म। अभी इसको हम देख लेते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उससे पहले आई थिंक एक फिगर हमसे रह गया ना हम लोगों से, इस वाले फिगर को हमें देखना था, ये रह गया था। नाउ दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ ENE विच इज इथीन। और यहाँ पे हम पहले देखते हैं पाई बॉन्ड, दूसरे में देखते हैं पाई क्लाउड, और तीसरे में हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो पहले पाई बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके PP, जो कि होता है लेटरल या होता है साइडवेज। ओके, और यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है दैट इज B, दैट इज द पाई क्लाउड। तो ये पाई क्लाउड को शो कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी इजीली अटैच होते हैं और वो ऑलमोस्ट फ्री टू मोबाइल होते हैं। दैट इज वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो आकर अटैच करते हैं, अटैक करते हैं इनके पास।
फोर्थ वाला है, मतलब जो नेक्स्ट फिगर है दैट इज द बॉन्ड एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है जो सी डबल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 134 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो सी एच की जो लेंथ है दैट इज 110 पिकोमीटर। इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं तो ये हैं 121.7 डिग्री, और जो सी एच सी के बीच में है, मतलब एच सी एच के बीच में हल्का सा बॉन्ड एंगल कम है, ये हल्का डिफरेंट है, तुम्हें देखना होगा। लेट मी यहाँ पे राइट यहाँ पे, तो एच सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स है ना दिस इज समवॉट ग्रेटर देन द एच सी एच। तो तुम इस चीज को ध्यान देना, एक में 121 है समथिंग एंड एक में है 116। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, बिकॉज अगर फिगर वाले क्वेश्चन आए तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सो लेट्स मूव टू द ऑनगोइंग टॉपिक। okay, so this is the two figures representing the geometrical isomerism. So let's read this. जो अपना फिगर ए था, इन द टू आइडेंटिकल एटम्स बोथ x और बोथ y लाई इन द सेम प्लेन ऑफ द डबल बॉन्ड, बट b जो है वो क्रॉस कर रहे हैं डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस रिजल्ट इन द डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ ए एंड बी, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ स्पेस इन अ टू रीअरेंजमेंट इज डिफरेंट। सो दिस इज द स्टीरियो आइसोमर्स। हमने कल वाले लेक्चर में, मतलब जो इसका प्रीवियस लेक्चर था दैट इज लेक्चर 1, वहां पे भी हमने स्टीरियो आइसोमर्स को समझा था वो क्या होते थे। ओके, अब यहाँ पे भी हम एक बार और समझ लेते हैं। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है, आई एम डिफाइनिंग इट हियर, मैं उसके डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज नथिंग बट, ऐसे दो कंपाउंड होते हैं सपोज करो, ओके, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर को तुम देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सिमिलर होंगे, उनके जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स होंगे, अरेंजमेंट्स वो भी सिमिलर होंगे, बट दे विल डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट्स। ओके, स्पेशियल अरेंजमेंट उनके डिफरेंट होंगे। अब इस स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप होते हैं, तो उसको हमने कल भी देखा था लेक्चर्स में अपने, सॉरी इन द लेक्चर 1 हमने देखा था ऑफ दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप में वो डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है डाइस्ट्रोमर, एक होता है इनैंशियोमर। तो हमने डाइस्ट्रोमर से रिलेटेड इस चैप्टर में देखना है। ओके, तो जो डाइस्ट्रोमर होते हैं उसी के एक फॉर्म होते हैं जो कि हमने देखा यहाँ पे सिस और ट्रांस, और उसके एक और फॉर्म होते हैं जो होते हैं कन्फर्मर से रिलेटेड। तो कन्फर्मर से रिलेटेड हमने अल्केन में देखा था। बाकी जो एक और जो फॉर्म थे सिस और ट्रांस, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब सिस में है कि जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनके जो सिमिलर एटॉम्स हैं दोनों कार्बन की, लाइक एक्स एक्स, तो वो सिमिलर साइड है, मतलब एक तरफ है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिस साइड। बाकी जो तुम ट्रांस के बारे में बातें कर रहे हो, तो जो एक्स है और जो दूसरे कार्बन का जो सिमिलर कार्बन एक्स है वो मतलब 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब आमने सामने है, वो सिमिलर साइड नहीं है, अपोजिट साइड है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांस। अब इसकी वजह से भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं, इनके डाइपोल मूवमेंट्स में आते हैं। ओके, तो उसको भी हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं। सो दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री if atoms or group around the CC bond can be rotated, but the rotation about the C double bond C bond is not free। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड को अगर रोटेट किया जाए तो उसकी ज्योमेट्री सिमिलर होती है, बट ये जो रोटेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होने वाला। वैसे ही हमने अल्केन वाले में भी देखा था, जो हमने कन्फर्मर से रिलेटेड देखा था, वहाँ पे जो 1 to 20 किलोजूल पर मोल होता था, उसके बीच में एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी फॉर द फ्री रोटेशन, या फिर बोल सकते हो कि रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी अल्केन में। बट यहाँ पे उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट को नहीं बता रखा इसने, बट यहाँ पे बस इसने बोला कि ये फ्री नहीं है डबल बॉन्ड में भी। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर नाउ। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट टेक 2 पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड एंड जॉइन देम इन विद द हेल्प ऑफ 2 नेल्स। हटाओ इस चीज़ों को, बेकार की बातें हैं ये। नाउ यहाँ पे हमें बस देखना है कि the rotation is restricted. This illustrates that the restricted rotation of atom or group around the doubly bonded carbon atom give rise to two different ज्योमेट्रीज ऑफ सच कंपाउंड, और वो जो ज्योमेट्री होता है उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको तुम हाईलाइट कर लो। स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और तुमने देख लिया कि स्टीरियो आइसोमर्स का ही टाइप होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और कन्फर्मर्स भी। तो कन्फर्मर्स तो हमने अल्कीन में देखना था, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है हमने ई एन ई में देखा। ठीक है, सो जो फिगर ए था जो कि एक्स और एक्स सिमिलर साइड में थे, मतलब एक तरफ थे दो कार्बन एटॉम के, तो वो रिप्रेजेंट करता था सिस आइसोमर्स को। सो लेट्स रीड दिस, इन विच टू आइडेंटिकल एटॉम और ग्रुप लाई इन द सेम साइड। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, सेम साइड लाई कर रहा है ना, ये जो, रुको, ये जो x है और ये x है, एक सेम साइड नहीं लाई कर रहा। सो सेम चीज को इससे बोलना है इसको, तो ये सिस को रिप्रेजेंट करता है,
एंड द अदर आइसोमर जो टाइप बी है इन विच द आइडेंटिकल एटॉम और ग्रुप लाई इन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर्स, जो कि हमने यहाँ पे देखा है. ओके, सो दस सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर बट हैव द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स भी बोल देते हैं. ओके, so due to different arrangement of atom or group in space these isomers differ in their properties like. अब ये जो properties है जहाँ पे ये डिफर कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. ये मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट होंगे, डाइपोल मूवमेंट में डिफरेंट होंगे और इनकी सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हो रही है उसके बारे में तो इसने लिख रखा, बाकी यहाँ पे एटसेट्रा लिख रखा है इसने. ठीक है, नाउ जियोमेट्रिकल या तुम सिस ट्रांस आइसोमर्स इसको बोलते हो. अब यहाँ पे ब्यूटीन का दे रखा है इसने. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिस. तो देखो जो CH3 जो मिथाइल है और इसका जो मिथाइल है सिमिलर साइड है, बाकी इसका जो मिथाइल है अपोजिट साइड है. तो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस. तो यहाँ पे तुम्हें ये पता चलता है जो सिस की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एज कंपेयर टू ट्रांस ज्यादा होती है. ओके, तो तुम्हें एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे सिस ट्रांस. ओके, boiling point higher in cis or here are trans. Now cis form the alkene is found to be more polar than the trans form. So this इसकी polarity भी ज़्यादा, polarity greater. Now for example अब यहाँ पे तुम dipole movement के देखो तो यहाँ पे जो dipole movement है cis butene का that is 0.33 दवाई, whereas dipole movement of trans that is almost 0. तो इसके जो dipole movement होते हैं this is also greater. नाउ अब तुम कैसे बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट ग्रेटर, खुद देखो ना. इसके जो सपोज करो कि कोई दो एटॉम्स होते. ओके चलो यहाँ से हम देखते हैं, एक्स वाई से समझने से अच्छा इसके एग्जांपल से समझ लो. अब ये CH3 है और ये CH3 है, तो तुम नहीं समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे अगर ये 180 डिग्री मतलब एक अपोजिट साइड में. बट जब तुम इन दोनों CH3 को देखो तो नहीं तुम्हें लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स की झुकाव अपनी तरफ करना चाहते हैं. तो इस वजह से तुम कह सकते हो इनके जो म्यू है दैट इज ग्रेटर, यानी कि इनका जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ट्रांस. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो ये जो टेबल है ना, सपोज करो जो डिफरेंस बता रहे हैं सिस और ट्रांस के, इन चीज़ों को तुम नोट कर लेना बुक में ही अपने. नाउ यहाँ पे जो ट्रांस ब्यूटीन है दैट इज नॉन पोलर. ओके, तो इसको तुम यहाँ पे लिख लो दैट इज नॉन पोलर बिकॉज इसकी पोलरिटी कैंसिल हो जा रही है. ओके, म्यू इज इक्वल टू 0. चलो अब इसको देखते हैं. This can be understood by drawing the geometry of the two forms given. So it is clear कि जो ट्रांसब्यूटीन है यहाँ पे जो दो मिथाइल के ग्रुप हैं दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों. Therefore the dipole moment of CCH3 bond cancel and making the trans form a non-polar form. ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देख लो, ये रहा सिस फॉर्म. यहाँ पे जो म्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 0 और इसका जो यूनिट होता है दैट इज डबाई. सो अब देखो यहाँ पे जैसे तुमने पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव मतलब कंसीडर करा है ना और सी को निगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो हल्का पॉजिटिव है यानी कि एज कंपेयर टू द नॉर्मल कार्बन. तो इसके तरफ से जो शिफ्टिंग हो रही है वो किधर हो रही है, कार्बन की तरफ हो रही है और इसके तरफ से भी कार्बन की तरफ हो रही है. तो इसके डायरेक्शंस को तुम देखो. ठीक है, बाकी जब तुम इसको देखते हो तो इसके तरफ से इधर आ रही है, इसके तरफ से इधर आ रही है, तो तुम्हें नहीं लगता ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. तो दैट इज वाई ये 0 हो जाते हैं और ये एडअप हो जाते हैं. Now, in the case of solid, it is observed that the trans isomers have the higher melting point than the cis form, and the geometrical Hoya cis trans isomer. This is also known by ENE of the type XYC, XZC, XYC, CZX. बस अब इसको याद नहीं करना, बस इसको समझ लो. कोई एक एटॉम भी दोनों के पास सिमिलर है ना, कोई एक एटॉम भी या कोई दोनों एटॉम सिमिलर नहीं भी हैं, XY है इनके पास, इसके पास ZX है, तब भी ये दोनों ट्रांस और सिस फॉर्म कर सकते हैं. बाकी किस कंडीशन में वो नहीं कर सकते, वो इस कंडीशन में नहीं कर सकते जब किसी एक कार्बन के पास जब किसी एक कार्बन के पास दोनों जो एटॉम्स जो अटैच हैं वो सेम हो, तब ये नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. बट वो तब कर सकते हैं जब उनके दोनों के पास कार्बन जैसे डिफरेंट हो, जैसे हमने XY के कंडीशन में देखा था कुछ ऐसा, CXY इसमें कंसिडर कर रहे थे हम. फिर अपने यहाँ पे देखा XYC एंड CXZ, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है. फिर हमने एक और कंडीशन देखा, तो हमें बस यहाँ पे एक ही चीज को देखना है कि
ये जरूरी नहीं है कि दोनों कार्बन के पास जो भी उनके एटॉम्स हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर होने चाहिए, वो डिसिमिलर भी हों, बट आपस में जो दो एटॉम एक कार्बन से जुड़े हैं वो सिमिलर ना हो। बस इन चीजों को समझना। यहाँ पे तुम फीलिंग को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? नहीं समझ में आया दोबारा एक बार उसको 2 मिनट पीछे करके देख लो। सो दिस इज प्रॉब्लम 9.10। यहाँ पे मैं सिस और ट्रांस को ड्रॉ करना है। तो ये रहा अपना पहला स्ट्रक्चर। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो यहाँ पे सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है। फिर जब तुम यहाँ पे देखो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स वाई, यहाँ पे भी कर सकता है। बट जब ये दोनों एक्स एक्स या वाई वाई दोनों अलग भी होते ना, तब भी ये कर पाता। यही चीज ने यहाँ पे बोला है। ओके, तो बस समझ लेना। तो अब देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सिस को जब तुम ड्रॉ करोगे तो उसके सिमिलर साइड होने चाहिए। यहाँ पे देखो Cl और Cl सिमिलर साइड है, H और H अलग सिमिलर साइड है, तो यहाँ पे कर सकता है सिस। और जब तुम ट्रांस की बातें कर रहे हो तो यहाँ पे Cl अपोजिट है, तो ये कर रहा है ट्रांस। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे C2H5 C2H5 सिमिलर साइड सिस, और अपोजिटली साइड जो है वो तुम्हारे हो गए ट्रांस। ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट को नोट डाउन करना था अपने को। यहाँ पे जो ट्रांस के पास होता है ना मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। बट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है और ट्रांस का सिर्फ मेल्टिंग ज्यादा है। और फिर पोलैरिटी ज्यादा है सिस का, ट्रांस का पोलैरिटी कम है, या नॉन पोलर भी कह सकते हो। डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है? सिस का। डाइपोल मूवमेंट 0 है किसका? ट्रांस का। सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस सिस और ट्रांस के बीच में। एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? So let's move to the next problem 9.11. Which of the following compound will show the cis trans isomers? तो अब देखो यहाँ पे जो C के साथ है वो सपोज करो एक्स एक्स डबल बॉन्ड C एक्स नहीं C जेड डब्ल्यू, कुछ ऐसा तुमने स्ट्रक्चर को समझा इसको ऐसे। तो हमने काफी अच्छे से देखा था ना, एक कार्बन के पास डिफरेंट हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कार्बन के पास सिमिलर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक्स और एक्स सिमिलर, सो दिस इज रॉन्ग। मैं यही पॉइंट समझाना चाहता था यहाँ पे, जो कि प्रॉब्लम्स में तुम्हें मिल गई, ठीक है? बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी H और H सिमिलर है कार्बन के पास, Br भी सिमिलर है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ थर्ड एंड फोर्थ को जब तुम देखोगे तो यहाँ पे C6H5CH है, यानी कि एक जो C6H5 है X मानो और H को तुम Y मानो, ओके डिफरेंट है। यहाँ पे Y है और यहाँ पे Z है, सो यहाँ पे भी डिफरेंट। यहाँ पे तो कैसा अरेंजमेंट आ रहा है? यहाँ पे अरेंजमेंट आ रहा है ऑलमोस्ट टाइप XYC डबल बॉन्ड XYZ, सॉरी CYZ। तो यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो ये भी पॉसिबल है, सिस ट्रांस पॉसिबल है। अब इसमें देखो CH3H ClCH3, यानी कि XYXZ इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। बाकी 1 और 2 में पॉसिबल नहीं था, 3 एंड 4 में पॉसिबल है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम प्रिपरेशन को देखने वाले हैं। ENE को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब जब हम ENE को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हम इसको हम YNE से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने अल्कीन वाले में देखा था कि कैसे हम हाइड्रोजिनेशन से ENE या YNE को कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे ही हमने यहाँ पे अगेन हाइड्रोजिनेशन से YNE यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम डबल बॉन्ड में चेंज करने वाले हैं। ओके, बट अगर तुम इस डबल बॉन्ड को अगेन तुम हाइड्रोजिनेशन कर दो तो ये ANE में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमने लेक्चर 1 में देखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस नाउ। Alkynes or the partial reduction with the calculated amount of dihydrogen in the presence of pelletized charcoal partially deactivated with the poisons like sulfur compound or quinine gives the alkene. ओके, तो यहाँ पे इसने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन करना है। रिडक्शन यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, सो दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन यहाँ पे ऑन गोइंग है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेटाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विथ पॉइजन्स। तो ये रहा पैलेटाइज्ड चारकोल, और यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स लाइक, और यहाँ पे जो पॉइजन्स हैं वो ध्यान देना कि वो सल्फर या फिर क्यूनोलीन लिखा हुआ है, ठीक है? तो सल्फर और क्यूनोलाइन, दिस गिव्स द अल्कीन। ओके, नाउ पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेटाइज्ड चारकोल इज नोन एज द लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो PDC है ना, पार्शियली, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं PD
या फिर BaSO4 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, या PdCaSO4 CuSO4। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं जिसको हम लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो लिंडलर कैटलिस्ट होता है उससे सिस फॉर्म बनता है अल्कीन का। ओके, so alkene thus obtained are having cis geometry. However, alkynes on reduction with the sodium in liquid ammonia forms the trans ENE. Now यहाँ पे देखो, फिर एक और अल्काइन है जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट कंडीशन, बस यहाँ पे जो तुम्हारे जो पैलाडाइज चारकोल जो थे वो चेंज हो जाते हैं सोडियम एंड लिक्विड NH3। नाउ इन दिस कंडीशन हमें ट्रांस मिलता है। तो ये तुम्हें दो रिएजेंट्स याद रखने हैं कि कहाँ पे लिंडलर्स कैटलिस्ट है और कहाँ पे सोडियम और लिक्विड NH3 है, जिसकी वजह से अपना जो आंसर है जो कि सिस और ट्रांस में जो कि कन्वर्टेबल है वो कैसे आता है, इस चीज़ों को ध्यान देना। एंड इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे हम YNE को देखते हैं विच इज इथाइन। यहाँ पे अगेन हम क्या ले रहे हैं PDC, तो यहाँ पे ENE बन रहा है। नाउ यू नो दैट अगर तुम्हें बनाना है ट्रांस या सिस, तो तुम्हारे पास सिमिलर कंडीशन नहीं हो सकते। वहां पे तुमने देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन के पास दो अगर H हो तो वहाँ पे वो नहीं हो सकता सिस और ट्रांस वाली कंडीशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली हम इथीन लिख रहे हैं। सिमिलर विद द प्रोपाइन, तो यहाँ पे भी प्रोपीन की फॉर्मेशन हो रही है बिकॉज यहाँ पे भी एक कार्बन के पास सिमिलर एटम्स है। तो यहाँ पे ये जो दोनों है ये सिस ट्रांस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं। अब बाकी जो फर्स्ट के जो दो थे ना वो सिस और ट्रांस को फॉलो कर रहे थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, बाकी सारे इससे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नाउ विल प्रोपीन दस ऑब्टेन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और क्वेश्चन दे रहा है नाउ थिंक फॉर द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसका आंसर खुद सोचो, और इस चीज़ को तो मैंने बता भी दिया, तो सोचने की जरूरत क्या है। जैसे कि ये अपना प्रोपीन था, तो खुद देखो ना, एक जो कार्बन है उसके पास जो अटैच्ड दो हाइड्रोजन है वो तो सिमिलर है ना। तो हमने देखा था ना जो सिमिलर कंडीशंस होते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता, सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं कर पाते। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि तुमने खुद सोचना था। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं अल्काइल हलाइड्स हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ENE में। नाउ अल्काइल हलाइड जो है दैट इज RX ऑन हीटिंग विद द अल्कोहलिक पोटैश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम QH बोलते हैं, डिजॉल्व इन अल्कोहल्स। तो यहाँ पे तुमने देखना है ना, यहाँ पे जो अल्कोहल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाता है। नाउ यहाँ पे इथेनॉल है, मतलब जो अल्कोहल था वही इथेनॉल है। एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म ENE, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो तुम खुद पढ़ो यहाँ पे, डिहाइड्रो देन हेलोजिनेशन, ओके, दैट इज द रिमूवल ऑफ द हेलोजन एसिड। अब देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे चलता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे बीटा टर्म यूज हुआ है। ओके, सिंस हाइड्रोजन एटॉम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन, अगर ये अल्फा कार्बन है तुम देख सकते हो अल्फा, तो ये है बीटा। तो अगर तुम्हें हाइड्रोजन रिमूव करना है ना, तो इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक HOH, तो तुम खुद खुद देख सकते हो ना कि हमें यहाँ पे रिमूवल कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि हमें K और OH को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो तुमने देखा यहाँ पे X लगा हुआ है, और X जो है दैट इज द हेलोजन, यानी कि क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे Cl था, तो ये K और ये Cl बाहर हो जाना है, दैट इज द KCl, और यहाँ पे जो OH है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा X की जगह पे, और फिर यहाँ पे जो OH जो अटैच हो गया X की जगह पे, ये बीटा से एक हाइड्रोजन लेगा और खुद को एलिमिनेट कर लेगा H2A के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे H2O भी एलिमिनेट हो गया, और बाकी जो बच जाएगा वो ये बच जाएगा ENE। ओके, सो लेट मी शो यू द रिएक्शन, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा अपना CH3, और ये है सपोज करो अपना बीटा कार्बन, ओके, एंड ये रहा अपना अल्फा जिसके पास एक Cl लगा हुआ है। नाउ यहाँ पे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सो क्या होगा, खुद सोचो, जैसे मैंने बोला ये K एक निकलेगा और ये Cl से अटैच होगा, तो एक माइनस KCl यहाँ पे लिख लो, बस प्रोडक्ट साइड में चला आएगा। नाउ तो क्या बचेगा, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे अभी फर्दर रिएक्शन और करना है। ऐसा कुछ बचेगा, फिर ये जो OH है ना, यहाँ से बीटा से एक, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, बीटा से एक हाइड्रोजन लेके
वापस चला जाएगा, ठीक है। तो H2O भी निकलेगा और ये जो अपने पास बच जाएगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस चीज को समझो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यहाँ पे कुछ ट्रेंड से रिलेटेड है, जैसे कि हमने अल्केन में भी ट्रेंड देखा था, तो मैं यहाँ पे भी देखना है। नेचर ऑफ हेलोजन एटॉम इन द अल्काइल ग्रुप डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर ऐसा अल्काइल ग्रुप हो जो रेट को सपोर्ट करता हो तो वहाँ पे रेट इंक्रीज होगा, और जो अगर हेट करता हो तो वहाँ पे रेट डिक्रीज होगा। तो जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट होता है वो आयोडीन के लिए होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, वाइल अल्काइल ग्रुप्स टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यानी कि टर्शरी ज्यादा प्रीफर्ड होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो अगर जहाँ पे भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकैटायन कैसे फॉर्मेशन पे चलता है, वहाँ पे चलता है इनवर्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि इनको स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बस देखना है कि मुझे मोर स्टेबल अपना वो चाहिए, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ आता है, टर्शरी के केस में आता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अगर इस चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है सो यू विल हैव टू वॉच द हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स, जो कि अपलोडेड है इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच। ओके, now point number 3, that is the vicinal dihalide. Now what is vicinal or gem dihalide, and if you don't know, this is given in the haloalkene and haloarine of class 12th. Now dihalide in which two halogen atom are attached to the two adjacent carbon, so these are known as the vicinal. So you can see here, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, दोनों कार्बन से जो कि एडजेसेंट है, एक एक ब्रोमीन अटैच्ड है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द विसिनल। अगर वो जेम रहता तो जेम कुछ ऐसा रहता, दोनों हेलोजन सेम कार्बन से अटैच्ड होता, एंड इनके जो बारे में दे रखा है दैट इज इन क्लास 12th, हेलोअल्केन हेलोअरीन। नहीं देखा तो गो एंड वॉच द लेक्चर। सो नाउ सी दिस, विसिनल डाइलाइड ऑन द ट्रीटमेंट विद द जिंक मेटल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ ZnH2 टू फॉर्म एन ENE। यहाँ पे क्या होता है, सोचो कि ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है और इस Zn को 2 Br चाहिए होता है, तो ये एक Br इससे लेता है, दूसरा Br इससे लेता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होती है एंड दिस इथीन फॉर्म्स। एंड सिमिलर कंडीशन देखता हूँ यहाँ पे प्रॉप से रिलेटेड है। सो अगेन ये दोनों विसिनल है बिकॉज दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन है, अगेन Br2 रिमूव होगा और ENE की फॉर्मेशन होगी। So let's move to the fourth point, that is the alcohol by acidic dehydration. So let's read this. You have read during the nomenclature of different homologous series in unit 12 that alcohols are the hydroxy यानी कि OH derivatives of alkanes. They are represented by ROH और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है that is CnH2n plus 1. ओके, सो देखो कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, यहाँ पे कार्बन 2 है तो फिल करके देख लो C2H5 plus 1, और यहाँ पे एक O होगा ना, वेट। ओके, सो दिस इज अल्काइल, ये अल्काइल का भी जनरल फॉर्मूला होता था, क्योंकि हमें देखना है सिर्फ इतने दूरी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ किसको बोल रहा है, ROH का R के बारे में बोल रहा है। सो दिस इज द अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल का यही जनरल फॉर्मूला होता है। नाउ अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स द ENE विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखो ये कैसे होता है। सो दिस इज द कंसंट्रेटेड H2SO4 जहाँ से -H2 होना है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में रिप्रेजेंटेटेड है। सो आफ्टर दिस एक ENE की फॉर्मेशन होती है। सो लेट्स चेक। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 रिक्वायर्ड था फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, सॉरी 1 वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ से, फ्रॉम द ROH अल्कोहल से, और हीट करते हुए, ठीक है, with the concentrated H2SO4. So this is important. Now since water molecule is eliminated from alcohol molecules in the presence of an acid, that was the H2SO4, so this reaction is known as the acid dehydration of alcohol. तो यहाँ पे एसिड कौन है, H2SO4, और डिहाइड्रेशन क्या हो रहा है, H2O की बाहर निकाले जा रही है फ्रॉम अल्कोहल। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंस जो OH ग्रुप है तो वो अल्फा पे होगा ना, टेकन आउट 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। ओके, तो जो अल्फा पे है वो OH ग्रुप है और बीटा से एक हाइड्रोजन को निकालना है, एंड बाय दिस यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो विच इज़ वेरी सिमिलर टू द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH को हमने लिया था और जो अपना प्रोडक्ट था, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन पे, दैट इज द टॉपिक 9.3.5, एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ENE। नाउ alkene are as the classes resemble alkene in the physical property except कहाँ पे, except in types of isomerism and the difference in the polar nature. So यहाँ पे बस ये डिफर करता है from ANE, तो आप लिख लो वर्सेस ANE वर्सेस ENE। तो फिर से देख लो इसको, alkene as a class resemble alkene
in physical properties except in types of isomerism and the difference in the polar nature. तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट इज द आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द डिफरेंस इन द पोलर नेचर. बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिसेंबल कर रहे होते हैं विद द अल्केन. नाउ यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने अल्केन में देखा था C1 से लेकर C4 तक गैसेस होते थे, बट अल्कीन में यहाँ पे C1 से लेकर C3 तक गैस होते हैं. एंड देन नेक्स्ट 14 यानी कि C4 से लेकर C17 तक मान लो ये लिक्विड होते हैं, एंड उसके आगे दीज आर सॉलिड्स. ओके, नाउ यहाँ पे देखो इथीन इज अ कलरलेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन जो था वो कलरलेस था और ओडरलेस था. एंड सिमिलरली जो ये भी होता है ना ENE, दिस इज ऑल्सो कलरलेस एंड द ओडरलेस, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट इज द इथीन. और इथीन के पास भी कलर तो नहीं होते, बट इसके पास एक फेंट स्वीट स्मेल होता है, और यही एक इसका एक्सेप्शन है ENE का, ANE के मुकाबले. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं, उसके एग्जांपल्स है लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो बस ये अल्कीन की तरह ही सिमिलरली शो कर रहा है भी. नाउ दे शो द रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, like every CH2 group added increases the boiling point by 20 to 30 Kelvin. So this is also important statement, और इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वो C2 का बता देगा और बोलेगा C3 का क्या है, तो देन यूल हैव टू ऐड 20 और 30 केल्विन जो ऑप्शंस में होंगे, एंड यूल हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. नाउ ANE straight chain alkenes have higher boiling point than the isomeric branch chain compound. So similar condition में यहाँ पे भी boiling point में सेम ही है, directly proportional to the molecular mass and inverse to the branching. Okay, now we are done with the chemical properties, so let's see the हमने क्या कर लिया, physical properties को कर लिया. So let's start with the chemical properties of this ENE. Okay, now you all know that जो भी ENE होता है ये एक unsaturated होता है compound. So these are rich in the source of loosely held pi electrons. Okay, so due to which they shows the addition reaction in which the electrophiles add on the carbon-carbon double bond to form the addition product. यानी इनका ऐसा है कि इनके पास एक्स्ट्रा मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब डबल बॉन्डेड है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये. सो ये लूजली हेल्डेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के. तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो आकर इनसे ऐड होते हैं. तो दे शो द एडिशन रिएक्शन ओनली बिकॉज देस आर हैविंग द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे एजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन से क्रिएट हो सकता है इस पॉइंट से. नाउ यहाँ पे देखो कुछ रिएजेंट्स के बारे में बोल रखा है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सम रिएजेंट्स ऑल्सो एड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तुमने देखा कि यहाँ पे किससे एडिशन हो रहा है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ओके, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी एडिशन हो रहा है. सो देयर आर क्लासेस अंडर द स्पेशल कंडीशंस. नाउ यहाँ पे देखो कौन से क्लासेस है जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं. सो अल्कीन्स ऑल्सो अंडरगो द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस आर ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्कीन. अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं इसके, ठीक है. तो उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे जो ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, ये क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर्स में मिलने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक से लिंक्ड है. सो यहाँ पे जो बेसिक है उसको बस कवर करते चलो, बाकी ये जो ओजोनोलाइसिस है मैं वहाँ पे भी डिस्कस करना होगा अगर हम उस लेक्चर को करेंगे तब, ठीक है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन बिकॉज जो ENE है इनके पास है लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन के सोर्स, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो आके ऐड होंगे, वो फ्री रेडिकल से ऐड हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ऐड हो, ठीक है. सो देखो अल्कीन्स ऐड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस दैट इज H2 इन द प्रेजेंस ऑफ finely divided nickel, palladium and the platinum to form the ANE alkenes. ये हमने देखा था इन द alkenes वाले में भी, और हमने ये भी देखा था ये जो निकल्स होता है ना ये थोड़ा स्लाइटली हायर टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेडियम एंड द प्लेटिनम. ओके, नाउ देखो अब हेलोजेंस के बारे में कैसा हो रहा है. सो हेलोजेंस का कैसा हो रहा है, देखो हेलोजेंस में हमने तो वहाँ पे भी देखा था हेलोजेंस की कैसे एडिशन होती थी. तो वहाँ पे 3 स्टेप्स में होता था. ओके, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन. तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है. नाउ हेलोजेंस लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन, Br और Cl एड अप अल्कीन टू फॉर्म द विसिनल डाइहलाइड्स. ओके, यानी कि विसिनल डाइहलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे जो भी एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए कोई तुम्हारे क्या है हेलोजेंस हैं तो उसको हम विसिनल बोलते हैं. और जेम डी क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है एक कार्बन से ही 2 हेलोजेंस ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम जेम डी बोलते हैं. सो दिस इज जेम एंड दिस इज द vicinal. Okay, now however iodine does not show the addition reaction. तो अब देख लेते हैं दिस इज एक्सेप्शन. तो जहाँ पे एक्सेप्शन है सो दैट इज इंपॉर्टेंट.
आयोडीन डू नॉट शो द एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो यानी कि कोई कंडीशन है जहाँ पे वो शो कर रहे होंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे है एक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी हम इसको बोलते हैं। ओके, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। सो दिस इज द इथीन एंड ये रहा Br2। तो ये जो Br2 होता है ये होता है रेडिश ऑरेंज। अब देखो, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन द ब्रोमीन एड्स अप टू एन अनसेचुरेशन वाले साइड पे। नाउ दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू ENE इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन होता है किसमें, जब तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के सहायता से किसी हेलोजेंस को ENE के साथ जोड़ रहे होते हो। यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, इसको लिख लो, साइक्लिक हेलोनियम आयन। जैसे कि तुमने यहाँ पे क्लोरीन यूज किया ना, तो यहाँ पे क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमीनियम आयन होता, और इसके क्वेश्चंस तुम्हें मॉक पेपर्स में मिलते होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे हमें CCl4 की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो टेस्ट ऑफ जो अनसेचुरेशन था उसमें कैसा था, सोचो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो जब तुमने ब्रोमीन ऐड करा तो वो रेडिस ऑरेंज या रेडिस ब्राउन कलर के होते हैं ब्रोमीन, बट आफ्टर दैट दे बिकम कलरलेस, यानी कि वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेशन वाले पॉइंट पे चले गए, यानी कि इनके जो डबल बॉन्ड्स थे वो गायब हो गए। सिमिलरली विद हमने प्रोपीन का भी देखा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ। और यहाँ पे तुमने एक और चीज को समझा, जो यहाँ पे हेलोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, दैट इज द साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू ENE इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन involving cyclic हेलोनियम आयन फॉर्मेशन। So let's check the next point, that is third number, addition of हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड क्या है, HX। हाइड्रोजन हलाइड जैसे कि HCl होगा, Br होगा, HI होगा, एड अप टू ENE टू फॉर्म द अल्काइल हलाइड। तो इससे क्या फॉर्म होता है, RX फॉर्म होता है। अगर तुम ऐसे में कुछ रिएक्शन करते हो, जैसे कि ये ENE है और ये रहा तुम्हारा हेलोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड सॉरी, सो दिस इज फॉर्मिंग द अल्काइल हलाइड्स। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, यहाँ पे एक ट्रेंड है जिसको तुम्हें देखना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, HI सबसे ज्यादा फॉर्मेशन करना चाहेगा, सबसे जल्दी करना चाहेगा, देन HCl सबसे लास्ट में। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन ENE, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये भी कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। जो तुमने यहाँ पे Cl या Br को ऐड किया था, सो दिस वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, तुम जब H2 को ऐड कर रहे थे तो वो भी एग्जांपल था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के। नाउ एडिशन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिकल ENEs। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज मार्कोनीव और एंटी मार्कोनीव के, तो उसको हम देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिकल ENE, सिमिलर ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल क्या हुआ, जैसे कि डबल बॉन्ड के जो दोनों साइड है वो सेम ग्रुप्स एड अप हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड के इस साइड भी CH2 है, दूसरे साइड भी CH2 है, सो दिस इज सिमेट्री। और उसके नीचे वाले कंपाउंड में भी तुम जब देखोगे तो जो डबल बॉन्ड के जो दोनों साइड है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, सो ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ओके, सो यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन हलाइड दैट इज द HBr, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हलाइड दैट इज द HBr। तो यहाँ पे देखो, तो पहले यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन जाकर अटैच हो रहा है एक कार्बन से जहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा जहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी वहां पे। तो देखो ये कैसे होगा, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे गया एक के पास, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज की क्रिएशन हुई और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो पॉजिटिव पर आके Br अटैच हो गया, Br माइनस और HBr प्लस में है ना ऐसे, तो यहाँ पे CH3 एंड CH2 देन Br ऐसे फॉर्मेशन हुआ। एंड सिमिलर कंडीशन में तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बोलना है, जब तुम बोल रहे हो यहाँ पे जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई तो तुम मोर स्टेबल फॉर्मेशन की तरफ जाओगे ना। ओके, तो सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अनसिमेट्री में काफी प्रॉब्लम होता है, अब उसको हमें डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो था, लेट मी शो यू, जैसे कि यहाँ पे है तो एक को तुमने दिया, तो एक के पास क्रिएट हुआ वैकेंसी और एक के पास नहीं है वैकेंसी, तो यहाँ पे भी H प्लस और Br माइनस में आया, तो Br माइनस तो इस पॉजिटिव वाले के साथ अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पे अटैच हो चुका है, और एक H है
तो वो अपना देखेगा कि कहाँ पे उसको वैकेंसी कंप्लीट करनी है, तो वहाँ पे वो जाकर अटैच हो जाएगा। ओके, वेट अ मिनट, 1 2 3 यहाँ पे मिस्टेक है, दैट विल बी CH2। न्यू वाले एडिशन में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको करेक्टिफाई करते चलना। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल ENE। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द मार्कोनिव्स रूल। अब देखते हैं मार्कोनिव्स रूल क्या है। नाउ अब देखो कैसे इसको करना है। सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, सो एक होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा होगा दैट विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो दिस आर द टू पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पे ब्रोमीन अटैक कर सकता है। सो दिस इज H+Br-। तो पहला पोजीशन जो मोर प्रीफर्ड होगा दिस, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज ब्रोमीन जिससे अटैच है ना वो कार्बोकेटाइन ही ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए। नाउ सेकेंड जो हो सकता है ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो लेट्स चेक किस कंडीशन में कौन सा प्रीफर्ड होता है। नाउ मार्कोनिव कौन थे? ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, मेड द जनरलाइजेशन इन 1869। दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस इस दिन ही अपना वो फेडरिक मिशर ने फर्स्ट सेल से खोजा था ना न्यूक्लियस को, इसलिए भी। तो बस डेट याद रख लो। सो आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शंस इन डिटेल, द जनरलाइजेशंस लेट द मार्कोनिव टू फ्रेम द रूल आउट, दैट इज द मार्कोनिव्स रूल। सो दिस रूल इज इंपॉर्टेंट। नाउ इस रूल में क्या होता है ना कि रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर, बस यही कंसेप्ट है इसमें। तो देखो, द रूल स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिएंडम इज द एडिंग मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे दे रखी है, गेट अटैच टू द कार्बन एटम विच पोसेसेस द लेजर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल देखो, जो हाइड्रोजन है वो उनसे जाकर ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ओके, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आके ऐड होगा CH3, और ये जो Br है जो एडिंग मॉलिक्यूल है ये जाकर अटैच होगा जिसके पास कम है हाइड्रोजन, तो ये C। सो दिस इज द प्रोडक्ट बाय द मार्कोनिव्स रूल। ओके, तो बस याद रखो, रिच गेट रिचर, जो हाइड्रोजन में रिच है उसके पास दूसरा आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है और वो CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट 1 दैट इज द 2 ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड। नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ऐसा होता है, बट देखो कैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन भी इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस जनरलाइजेशन ऑफ मार्कोनिव रूल कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एंड नाउ दिस इज द मैकेनिज्म। इसमें देखो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल है H+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक पीस इलेक्ट्रॉन कम है। नाउ दिस अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन एज शोन बिलो। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द H+, दिस इज द Br-, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो H+ है वो आकर किससे अटैच हुआ? पहले में देखना है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है अटैच होकर, दूसरे में देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिव अगर तुम देखो तो ये H जो ऐड होगा वो रिचर मॉलिक्यूल से ऐड होगा, यानी कि ये CH2 से ऐड होगा। सो दिस इज फ्रॉम द मार्कोनिव्स, और ये एंटी मार्कोनिव्स से है, तो इसको हम देख लेते हैं बाद में, पहले मार्कोनिव्स को समझो अच्छे से। तो दिस इज फॉर्मिंग द मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके पास देखो 3+3 9 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी स्ट्रांगली शो कर सकता है। और ऐसे भी तुम देख सकते हो कि इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल है। नाउ द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सॉरी, यहाँ पे 6 है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3+3 6। ओके, therefore the former predominates because it is formed at the faster rate. Now second point देखो, जो कार्बोकेटाइन B है is attacked by the Br- ion and form the product as below। तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, and this is the major product by the Markov। okay, so this is more stable as compared to the primary one। now देखो, जब एंटी मार्कोनिव यूज होता है तो उसमें एक हमें यूज करना पड़ता है पेरोक्साइड का, जिसकी वजह से इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। सो लेट्स रीड दिस। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल ENE लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस द कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोनिव रूल, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिव जनरेट होता है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज हैपनिंग इन द अनसिमेट्रिकल, in the presence of
peroxide HBr भी है यहाँ पे. Now this happens only with the HBr, not with HCl और HI. तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ HBr के ही साथ हो रहा है. Now देखो, this is the PYQ also. So this was observed by Kharas and F.R. Mayo in 1933 by the University of Chicago. This is not that important. Now ये reaction जो है, this is known as the peroxide या Kharas effect. So peroxide Kharas या इसको addition reaction anti to Markovniks बोलते हैं. Okay. So this is the benzoyl peroxide in the with the HBr. ठीक है. So because of this ये क्या कर रहा है, एंटी मार्कोनिव्स आ रहा है. तो अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है और कैसे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, 1 ब्रोमोप्रोपेन जो कि अपोजिट है टू मार्कोनिव्स. ठीक है. सो मार्कोनिव्स के मैकेनिज्म को हमने समझा था, कैसे वो हो रहा था, कार्बोकटायन से रिलेटेड था ना, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी से वो देखा जा रहा था. बट व्हेन यू कम टू द एंटी मार्कोनिव, जो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो हम देखते हो, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल की तरफ से देखना पड़ता है. तो लेट्स सी कैसे हो रहा है. सो दिस इज द पेरोक्साइड इफेक्ट, कैसे वर्क करता है. नाउ दिस प्रोसीड थ्रू द फ्री रेडिकल चेन फ्री मैकेनिज्म. ठीक है. तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एंटी मार्कोनिव जो है, ओके, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे प्रोसीड होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बाय द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म. नाउ अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमने पेरोक्साइड जो लिया था विच वाज अ बेंजोइल पेरोक्साइड, अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे इसको होमोलाइसिस करना है. होमोलाइसिस में क्या होता है, होमोलाइसिस होता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा कोई कार्बोकटायन कार्बोनाइन का फॉर्मेशन नहीं होता. सो यहाँ से कुछ ब्रेकेज होगा इनका होमोलाइसिस में. ठीक है. और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. ओके. ये बीच से अगर डिवाइड हो गया तो ये सिमेट्री है ना दोनों का, तो ऐसे करके तुम देख सकते हो 2 मिल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें मिल गया C6H5 का फ्री रेडिकल. ओके. तो क्योंकि यहाँ पे CO2 भी तो बाहर निकल जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे CO2 बाहर आ गया और C6H5 का हमें फ्री रेडिकल मिल गया. नाउ यहाँ पे हमें C6H5 के फ्री रेडिकल से काम है. अब देखो कैसे है. और तुमने HBr ही लिया था, यहाँ पे सिर्फ HBr से ही हो सकता है, HCl HI लोगे तो नहीं होगा. उसके रीजन को हम समझेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में. नाउ जब तुम HBr लोगे तो HBr में भी क्या होना है, HBr में भी तुम्हें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाना होगा. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल क्रिएट हो गए Br में. ठीक है. तो ये ब्रोमीन का रेडिकल है. ओके. और फिर यहाँ पे जब तुम देखते हो C6H6 यानी कि C6H5 जो था उसमें एक H आके ऐड हो गया, तो ये फॉर्मेशन हो गया C6H6 का. नाउ यहाँ पे देखो अब होमोलाइसिस कैसे हो रहा है, जो तुम्हारा अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट था ना, ये रहा अपना ENE जिसके साथ रिएक्शन करना है Br. तो Br जो है यहाँ पे अब वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ चुका है. बट जब तुम देख रहे थे मार्कोनिव्स में तो वहाँ पे Br कैसा था, Br एक कार्बोनाइन के रूप में था और एक कार्बोकटायन फॉर्मेशन से ऐसे कुछ रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे थे. तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है इनके स्टेबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल से जा रहा है तो दूसरा कार्बोकटायन कार्बोनाइन फॉर्मेशन से जा रहा है. नाउ यहाँ पे अगेन होमोलाइसिस हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे देखो 2 कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं जब तुम बातें करते हो अपने रिएक्टेंट के लिए. तो यहाँ पे 2 जो प्रोडक्ट हैं जो क्रिएट होंगे, तो एक होगा मोर स्टेबल और दूसरा होगा लेस स्टेबल. तो जो मोर स्टेबल वाला है दैट इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल वाला. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये डबल बॉन्ड है इसका क्या होगा, यहाँ पे अगेन होमोलाइसिस होगा. तो यहाँ पे एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. ठीक है. तो यहाँ पे सोचो एक Br आके ऐड हो जाना है. ओके. तो Br आके जब ऐड हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे एक जो टर्मिनल वाला CH2 है उसके पास फ्री रेडिकल फॉर्म में रह गया, और दूसरा जो तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा था उसके साथ जो CH2 था वहां पे Br आके ऐड हो गया. ओके. तो उसकी वजह से इनकी तो कंप्लीट हो गई ऑक्टेट, बट जो सेकेंडरी कार्बन है उनके पास एक फ्री रेडिकल रह गया. नाउ तुम जब कहते हो ये फ्री रेडिकल रह गया, तो अगेन तुम यहाँ पे देखोगे तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन. एडजेसेंट कार्बन पे देखते हैं ना अल्फा हाइड्रोजन, तो इनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है. ओके. और जब इसके पास देखते हो इस वाले कंडीशन में, तो इसके पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है. तो तुम इस तरीके से कह सकते हो जो मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है. ओके. तो दैट इज वाई यहाँ पे देखो ब्रोमीन किससे अटैच है, टर्मिनल वाले से अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है. अब देखो ये कैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है. तो सपोज करो दिस वाज द रिएक्टेंट. अब देखो इसमें क्या था, CH डॉट दैट CH2Br. तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिया है. ओके. अगेन वी आर रिएक्टिंग दिस विद द HBr. तो यहाँ पे होमोलाइसिस हो रहा है. तो होमोलाइसिस में क्या है कि यहाँ पे H और Br के बीच में होमोलाइसिस होगा, तो इसके पास एक और इसके पास एक गया. ठीक है. तो तुम देखो यहाँ पे जो CH था उसके पास एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाना है, और जो Br है वो खाली रह जाना है, Br फ्री रेडिकल. ओके.
तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और जब तुम देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो बस एक चीज को याद रखो, जो समराइज्ड फॉर्म है, अगर कोई अल्कीन जो है ENE, पहला बात जब वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्री है उसमें, जैसे कि हमने प्रोपेन में देखा था, प्रोपीन में देखा था, ओके, जैसे अनसिमेट्री क्या है, ऐसे हमने कुछ देखा था ना प्रोपीन वाले में। दूसरी पॉइंट, वहां पे पेरोक्साइड अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट, वहां पे सिर्फ HBr होना चाहिए, नॉट HCl या HI, ओके। तब तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे एंटी मार्कोनिव, या तुम कह सकते हो खरास, ठीक है। और एंटी मार्कोनी में जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH2Br, ओके। ये हमने किसके लिए बात किया, ब्रोमोप्रोपेन के लिए। तो यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन एंटी मार्कोनिव से मोस्ट स्टेबल बनेगा, एंड दिस इज द PYQ ऑल्सो। और जब तुम मार्कोनिव देखते हो, तो मार्कोनिव तुम किस में देखते हो, मार्कोनिव हम देखते हैं जब वो सिमेट्रिकल हो, तो वहां पे मार्कोनिव मिल जाता है। और जब कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन R+ और कार्बो अनाइन की फॉर्मेशन, वहां पे मार्कोनिव मिलता है, ओके। और यहाँ पे एक और पॉइंट था, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, ओके। और ये जो होता है, ये रिएक्शन किससे कर सकता है, वहां पे HCl से भी कर सकता है, HI से भी कर सकता है, HBr से भी कर सकता है, ओके। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस जो तुमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। यहाँ पे देखो, द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द अबव मैकेनिज्म, जो कि ज्यादा स्टेबल था, ओके, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन, ओके। This explains the formation of 1-bromopropane as the major product. We know this. It may be noted that the peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. अब इन दोनों के चलते ही, इन दोनों के पास क्यों इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, या 1 क्लोरोप्रोपेन या 1 आइडोप्रोपेन क्यों नहीं क्रिएट हो पाता, क्यों ही सिर्फ ब्रोमीन ही चाहिए हमें, ओके। तो इसका रीजन देखा है, दैट मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी जो है दैट इज 430.5 किलोजूल पर मोल, देन HBr बॉन्ड जो कि 363 है। तो तुम कह सकते हो जो HCl है वो स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड इंथैल्पी में, इसलिए सिर्फ HBr ही प्रीफर्ड है। बट व्हाट अबाउट HI तो वीक है ना HBr से, तब देखो उसका जो रीजन है। नाउ whereas HI bond is weaker, like 296.8 kilojoule per mole, and iodine free radicals combine to form iodine molecule instead of adding to the double bond. तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, वो इतना वीक होता है जिसकी वजह से जो तुम्हारी आयोडीन की जो फ्री रेडिकल है ना, ये आई डॉट, तो ये किसी कार्बोकटाइन, सॉरी, ये किसी रिएक्टेंट जो कि सपोज करो कि प्रोपेन से रिलेटेड है, ऐसे किसी रिएक्टेंट के जहां तो ऐड होना ही नहीं चाहता, वो क्या करता है, 2 फ्री रेडिकल मिलके खुद को ही वो I2 बना के स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। सो दिस इज वाई यहाँ पे तुम कह सकते हो कि HI और HCl के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता एंटी मार्कोनिव। हमें एंटी मार्कोनिव की जब भी बातें करनी है तो काफी इंपॉर्टेंस देनी है किन चीजों को, अनसिमेट्रिकल पहले देखना है, फिर देखो पेरोक्साइड है कि नहीं, HBr ही होना चाहिए, बाकी सब तुम एंटी मार्कोनिव अप्लाई करो। बट जहाँ HCl हो, HI हो, जहाँ पे सिमेट्री हो, वहां पे HI, मतलब ये एंटी मार्कोनिव यूज नहीं करो, ठीक है। Now let's check the problem 9.12. Write the IUPAC name of the product obtained by the addition of HBr to hex1ene. यहाँ पे HBr है सिर्फ, ओके, बिकॉज यहाँ पे पेरोक्साइड के बारे में बात कर नहीं कर रहा, अब इसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है वहाँ पे कार्बोकटाइन कार्बोनाइन फॉर्मेशन में जाना है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2-ब्रोमोहेक्सेन, बिकॉज हम टर्मिनल वाले को स्टेबल नहीं मान सकते, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे नो पेरोक्साइड, तो अगर इसको तुम बॉन्ड को जब तोड़ते हो तो यहाँ पे क्या होता है, रिच गेट रिचर। ये किसके लिए तुम बातें कर रहे हो, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं फॉर द मार्कोनिव्स। यहाँ पे अनसिमेट्री है बट उससे कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्कोनिव्स अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पेरोक्साइड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH2 है, यानी कि H की यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, तो जब तुम HBr को जब ब्रेक करोगे ना, तो H इसी के पास जाएगा और यहाँ पे CH3 फॉर्म होगा। तो जहाँ पे कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा ना पॉजिटिव चार्ज, वहां पे ये जाके Br- जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ओके, जो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके CH से अटैच होगा और 2-ब्रोमोहेक्सेन जो कि मोस्ट स्टेबल और मोस्ट प्रीफर्ड प्रोडक्ट बनेगा विद द हेल्प ऑफ द मार्कोनिव्स। नाउ व्हेन यू टेक द पेरोक्साइड, तब देखो यहाँ पे ये है अनसिमेट्रिकल, ओके, यहाँ पे HBr, यानी कि यहाँ पे हमें लगाना होगा एंटी मार्कोनिव्स, ओके। जब तुम एंटी मार्कोनिव्स लगा रहे हो यानी कि वी हैव टू गो थ्रू द फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहाँ पे ये वाला पॉइंट ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ओके, तो ये किससे आके अटैच होगा? ये बी आर अटैच होगा इस वाले पोजीशन से। सो यहाँ पे देखो 1 ब्रोमो हेक्सेन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन द माइंड, और क्वेश्चंस क्रिएट होंगे तो काफ़ी इजी रहते हैं इससे। नाउ लेट्स चेक द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4. Now cold concentrated H2SO4 adds to the ENE according to the Markovnich's rule to form the alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction. यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बस हाईलाइट करो। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इसको मार्कोनी फॉलो करना है। और तीसरा, यहाँ पे कोल्ड और कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ओके। ना वार्म लिखना ना हॉट लिखना, कोल्ड, कोल्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स चेक कैसे इसका रिएक्शन हो रहा है। सो सपोज करो दिस इज द रिएक्शन, और यहाँ पे ये रहा अपना रिएक्टेंट दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज इथीन या इथाइलिन बोल लो। तो यहाँ पे रहा H2SO4, तो ये देखो कैसे एड अप हो रहा है। सो अगर ये मार्कोनिक है तो तुम यहाँ पे कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की फॉर्मेशन कर सकते हो काफी इजीली, है ना। तो देखो तुम कैसे करोगे, यहाँ पे तुम इस H को ब्रेक करो, ठीक है, और इस H को तुम दो पॉजिटिव, और बाकी के जो रेस्ट है इनको तुमने दिया -1, ठीक है। तो इनको तुमने माना रेडिकल्स, या तुम बोलो ना कि ये कार्बन आयन्स तुमने इसको माना, ठीक है। रेडिकल कहाँ से मानोगे इसको, सॉरी। सो दिस इज द कार्बन आयन एंड दिस इज द कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या था, रिच गेट रिचर, ये वाला कॉन्सेप्ट बस फॉलो करो। बट यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो उससे क्या ही मतलब पड़ता है। यहाँ पे तुम्हारी कुछ सिमेट्री है तो है, तो सिमेट्री है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो H+ है ये आके सपोज करो इससे ऐड हो गया, तो ये CH3 फॉर्म होगा। नाउ CH2 वैसे ही रह गया, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया H के आने से, बिकॉज इसने अपनी कोवेलेंसी अटेन कर ली ना कार्बनिक। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारी कार्बन आयन है दैट इज SO3H, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, SO2OH बोल लो, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और कोई नहीं उसको हटाओ, कैसे लिख सकते हो। सो देखो अब ये ग्रुप आकर किससे अटैच होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, तो ये पॉजिटिव वाला था ना, तो इससे आके वो अटैच हो गया, देखो यहाँ पे अटैच्ड है। सो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, C2H5HSO4। नाउ अब देखो तुम अनसिमेट्रिकल के लिए, ओके, तो ये रहा अनसिमेट्री वाला। तो यहाँ पे देखो अगेन वी हैव टू फॉलो दिस मार्कोनिव, तो यहाँ पे तुम इसको H को ब्रेक करो। H जो है तुम्हारा वो किसके पास जाएगा, रिच के पास जाएगा। तो ये H2 ज्यादा रिच है एज कम्पेयर टू दिस H, तो ये H इसके पास जाएगा, H2 H3 में कन्वर्ट हो गया। नाउ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ, कार्बोकैटायन की जो फॉर्मेशन हुई, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये आएगा OSO2OH, और यहाँ पे आकर अटैच हो गया, एंड फाइनली प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। और यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अगर तुम्हें मार्कोनिव समझ में आ गया तो ये भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस H और OSO2OH को अलग कर देना, ठीक है। बाकी तुम मार्कोनिव सप्लाई करो। नाउ व्हाट अबाउट द एडिशन ऑफ वाटर। नाउ एडिशन ऑफ वाटर में हमें क्या चाहिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्कीन से रिएक्ट करेगा विथ वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स इन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिव्स। तो यहाँ पे भी मार्कोनिव सप्लाई करना है। सो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड अल्कीन से रिएक्ट करेगा वाटर। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, HOH है ना, तो H+ और OH- ब्रेक होंगे, और रिच गेट रिचर, यहाँ पे रिच कौन है, यहाँ पे H2 रिच है, तो ये H3 में कन्वर्ट हो गया। और बाकी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो जनरेशन होगा ऐसे करने पे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आगे OH अटैच हो जाएगा जो ये तुमने फॉर्म करा है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। नाउ लेट्स, बस यहाँ पे कुछ अगर याद रखना है तो ये याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। Okay, so let's move to the next question. So let's check about the oxidation. देखो, alkene on reaction with cold dilute या aqueous solution of potassium permanganate which is the Bayer's reagent produces the vicinal glycols. So this is very important statement. वो cold हो, dilute हो, aqueous solution हो, और potassium permanganate का KMnO4 that is called the Bayer's reagent. तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को ध्यान देना, cold, dilute, aqueous, okay, so this is important for the Bayer's reagent. जब cold dilute aqueous में KMnO4 होगा तो this will form the Bayer's reagent जो कि प्रोड्यूस करेंगे विसिनल ग्लाइकोल, और विसिनल ग्लाइकोल जो है ये रहे वो विसिनल ग्लाइकोल्स। नाउ व्हाई द विसिनल ग्लाइकोल इसने टर्म यूज किया है,
बिकॉज यहाँ पे जो OH के जो एडिशन है ना वो एडजेसेंट कार्बन पे, इसलिए इसको विसिनल बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द इथीन। यहाँ पे H2O लिया इसने और हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ बायस रिएजेंट विच इज अ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4, और यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री सेल्सियस एट 273 केल्विन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O है और O है, यानी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना OH और OH, क्योंकि ये सारे मतलब देखो H2 प्लस O2 ऐसा क्रिएट हो जाएगा, तो दोनों को एक एक दे दो बिना किसी परेशानी के। ओके, विच फॉर्म्स द इथीन 1,2 डाइऑल। दिस इज द ग्लाइकॉल। सो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में देना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन और सेम रिएजेंट हमें यूज करना है, और यहाँ पे भी एडजेसेंट कार्बन्स में हमें यूज करना होगा OH को, बिकॉज तभी तो हमें विसिनल वाले फॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन कैसा होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर एक OH और यहाँ पे एक OH, and this will be the propane 1,2 diol. Okay, now let's move to the next point, that is point B. Acidic potassium permanganate or acidic potassium dichromate oxidize ENE2 ketone or acid depending upon the nature of ENE on the experimental condition. तो पहले तो हम बातें कर रहे थे cold aqueous dilute KMnO4 की, but now we are going to talk about एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तुम डाइक्रोमेट ले लो या परमैंगनेट ले लो, बस उसमें एसिडिक फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, वो कीटोन या फिर एसिड में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग क्या उसकी कंडीशन है। ओके, तो देखते हैं इसके एक रिएक्शन को। सो दिस इज द 2-मिथाइल प्रोपीन। ओके, एंड दिस इज गेटिंग रिएक्टेड विद दिस KMnO4 जो कि है एसिडिक में, और यहाँ पे प्रोपेन 2 बन रहा है विच इज अ कीटोन। यहाँ पे एक CO2 और एक H2O बाहर जा रहा है, बट जब तुम ब्यूटेन में आते हो तो यहाँ पे ब्यूटेन इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे ये ब्रेक होता है, और ये दोनों के दोनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो आए नहीं है, बस इसको ध्यान में दे लो, अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो बन सकते हैं इससे। बिकॉज इस चैप्टर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कन्फर्मर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो मार्कोनिस और एंटी मार्कोनिस की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस तो और अदर चैप्टर्स में भी रिलेटेड है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस काफी अच्छी खासी है। ओके, सो इसको ध्यान देना, दिस इज एसिडिक, इसलिए यहाँ पे H+ का यूज करा है। ओके, यहाँ पे एक सिमेट्री था ना, इसलिए इसने एसिड में कन्वर्ट हो गया, इस चीज को भी ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्री है, लाइक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बट यहाँ पे तुम जब देखने आओ तो यहाँ पे इवन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, इस चीज को देखो। सिमेट्री नहीं है तो ये ऐसा हो सकता है ना कि ये CH2 अगर बाहर जाए तो यहाँ पे कीटोन काफी इजिली बन जाए, खुद सोचो। तो ऐसे ये वर्क कर रहा है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस क्या है, दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम डबल बॉन्ड्स को तोड़ के उसको उसके सर्टेन अल्डिहाइड या कीटोन फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है जिंक की। देखते हैं कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और ओजोनाइड इसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। नाउ ओजोनोलाइसिस ऑफ ENE इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स टू ENE टू फॉर्म द ओजोनोइड। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द ओजोन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ओजोनोइड क्रिएट हो रहा है, एंड देन द क्लीवेज ऑफ ओजोनोइड बाई ZnH2O टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्लीवेज करने के लिए कौन है, जिंक और वाटर के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें काफी मिले भी होंगे इन द मॉक पेपर्स, इन ENE और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ENE में यूज हो सकते हैं, ये YNE में भी यूज हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रोपीन है, यहाँ पे इसने ओजोन से रिएक्ट किया और यहाँ पे प्रोपोन ओजोनोइड की फॉर्मेशन हुई, प्रोपीन ओजोनोइड की फॉर्मेशन हुई। तो अब इस पोजिशनिंग देखो, जो O3 है इनकी पोजिशनिंग कैसे गई है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे यह है तीसरा ऑक्सीजन, और ये तीनों के तीनों एक साइकिल टाइप की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इथेनल का और मिथेनल का। ओके, सो मैं तुमको सबसे आसान तरीका बताता हूँ उसको करने के लिए। लेट मी शो यू। सपोज करो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ध्यान देना कि यहाँ पे ओजोनोइड फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, ताकि तुम जब रिएक्शंस डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो एग्जाम्स में, तो यहाँ पे इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो मत करना, बस इसको यहाँ से ब्रेक करना, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालना और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालना, ठीक है। सो आफ्टर दिस तुम्हारे ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा होगा, CH3 CHO
और ये दिख रहा होगा CH2O, जिसको तुम HCHO भी बोल सकते हो, एंड यू कैन से दिस, ये जो है तुम्हारा, दिस इज द इथेनल, और ये जो है दैट इज द मिथेनल, काफी इजली। और सिमिलर केस तुम जब यहाँ पे देखोगे 2 मिथाइल प्रोपीन, तो यहाँ पे भी क्या ओजोनोइड की फॉर्मेशन होगी, और ओजोनोइड क्या है, साइक्लिक टाइप का एक चेन क्रिएट करेगा, 3 ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स है। देन तुम जिंक और H2O से रिएक्ट करोगे तो तुम्हें उसके सर्टेन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, तो अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करो यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो बीच से, और जब तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इसे और एक ऑक्सीजन इसे, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना दिस वन, एक कीटोन की फॉर्मेशन हुई, दैट इज द प्रोपेन 2 1, बिकॉज इस कार्बन से ये ऑक्सीजन आके तुमने अटैच किया। बाकी यहाँ पे जो CH2O है, तो यहाँ पे क्या बना, वापस यहाँ पे मिथेनल बना, मिथेनल डिहाइड। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी होती है, बाकी वो एनसीईआरटी में नहीं है, जेई मेंस के पेपर्स में वो पूछे जाते हैं, तो उसको हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, जब तुम वाटर का यूज़ कर लेते हो ना, लाइक हाइड्रेशन जब तुम कर देते हो, तो जो भी तुम्हारे इथेनल वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, इथेनल मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो अल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो भी जाके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट दैट टफ, तो उसको उतना परेशान मत हो उसको लेकर, एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द पॉलीमराइजेशन। You are familiar with the polythene bags, okay, and the polythene sheets. Polythene is obtained by the combustion of large number of ethene molecule at high temperature. So this is important. Poly यानी कि more than 2, okay, या more than 3 जो भी है, thene, okay, यानी कि ENE यानी alkene जो कि more than 1 है, is obtained by the combustion of large number of ethene molecules at high temperature, high pressure in the presence of a catalyst. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज हायर, यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज ऑल्सो हायर, और यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीथीन। नाउ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड पॉलीमर्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। द सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम विच पॉलीमर्स आर मेड आर कॉल्ड द मोनोमर्स, बोलते हैं उसको। ओके, दिस इज द मोनोमर्स एंड अदर ENE ऑल्सो अंडरगोस दिस पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर चैप्टर तो डिलीट हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से, बट अगर कुछ कुछ रिएक्शंस हैं इंटरमीडिएट चैप्टर्स में या दूसरे ऑर्गेनिक के लिंक चैप्टर्स में, सो दे आर इंपॉर्टेंट, मे बी क्वेश्चन राइज हो जाए और तुम सोचो कि वो डिलीटेड पोर्शन से आ गया है। ओके, सो सपोज करो कि दिस इज द मोनोमर, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और तुमने कैटलिस्ट भी यूज किया, और ये किसका था मोनोमर, ये मोनोमर था इथीन का। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे पॉलीथीन क्रिएट हो गया। एंड सिमिलर केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है मोनोमर, और मोनोमर किसका है, prop 1 इन का। नाउ यहाँ पे आफ्टर डूइंग दिस एट द हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई कैटलिस्ट में, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, पॉलीप्रोपीन की फॉर्मेशन हो रही है। नाउ अब देखो पॉलीमर्स का जो यूज कहाँ पे है, जो डेली लाइफ में काफी सारे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक बैग जो यूज करते हो तुम, स्क्वीज बॉटल्स जो वाटर बॉटल्स खरीदते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर, डिशेस, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी, कैबिनेट। नाउ ये तो हमने देखा पॉलीमर्स का यूजेस। ओके, बस ये पॉलीप्रोपीन जो है ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मिल्क क्रेट्स, प्लास्टिक बकेट्स। ये थोड़ा स्लाइटली टफर होता है एज कम्पेयर टू द पॉलीथीन, स्लाइटली क्या काफी हद तक टफ होता है। पॉलीथीन उतना टफ नहीं होता जितना पॉलीप्रोपीन होता है। एंड द अदर मोल्डेड आर्टिकल्स। नाउ दो दिस मटेरियल्स हैव लो now becomes the common excessive use of polythene and the polypropylene is a matter of a great concern for all of us। और काफी सारी सिटीज में ये पॉलीथीन बैन हो चुका है और इसको चेंज कर दिया गया विद द पेपर बैग्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्कीन ENE। सो वी हैव कंप्लीटेड अल्केन एंड अल्कीन, सो वी आर लेफ्ट विद लास्ट 10 पेजेस जो कि YNE और उसके एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ठीक है, एरोमेटिक से। सो ये जो हमने था ऑलमोस्ट 65 to 66% हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर से। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डू दिस YNE एंड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक हमने सेकेंड लेक्चर देख लिया, दिस वॉज सेकेंड लेक्चर आउट ऑफ द 3 लेक्चर्स। ठीक है, थर्ड लेक्चर आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।